सरकार ने अपने चहेतों को खुश करने के लिए, या यूँ कहूँ कि अपनी सरकार को बचाने के लिए आनन फानन में कई जिले घोषित कर दिए। ये सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में उस समय ठंडी हुई थी। मुख्यमंत्री थे गहलोत साहब और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी थे। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में हमेशा लगे रहते थे और सचिन पायलट जी अपने समर्थक विधायकों को लेकर होटलों में कैंप कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी भी अपने समर्थक विधायकों को लेकर दूसरी होटल में कैंप किए बैठे थे। एक सरकार गिराने में लगा हुआ था, दूसरी सरकार बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने चहेते निर्दलीय विधायकों को और खुश करने के लिए जिले घोषित कर दिए। जैसे दूध एक जिला बनाया, एक पंचायत समिति थी, वो एक विधानसभा, उसका जिला बना दिया। यानी पंचायत समिति को सीधा जिला, जिसमें केवल एक एमएलए, ऐसे ही केकड़ी एक एमएलए, सांचौर एक एमएलए का जिला बना दिया। और कई जिले ऐसे कि जिसमें और 11 एमएलए, 10 एमएलए, 14 एमएलए। ये तो अन्यायपूर्ण निर्णय था उनका। एक जिला 3.5 लाख की पॉपुलेशन पर और एक जिला 22 लाख की पॉपुलेशन पर। ऐसे जिले बनाना, मैं सोचता हूँ, व्यवस्थित जिले नहीं बनाए। और इसी प्रकार से उन्होंने संभाग का भी बंटवारा किया। संभाग भी व्यवस्थित रूप से करते तो ये नौबत नहीं आती। जहाँ तक पाली को संभाग की बात है, तो अब ये देखिए, एक समिति बनाई थी राजस्थान सरकार ने। एक पूर्व IAS ऑफिसर ललित के पवार के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिस समिति ने पूरा अध्ययन किया, भौगोलिक और जनसंख्या को आधार बना करके पूरा विवेचन किया, विश्लेषण किया, समीक्षा की और अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को दी, मुख्यमंत्री जी को दी। मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में वो रिपोर्ट रख करके जो निर्णय लिया, मैं सोचता हूँ कि वो निर्णय, जिस पर मैं तो एक पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी प्रतिक्रिया और कुछ नहीं। हमारी सरकार ने जो निर्णय किया, मैं उसके साथ हूँ। और केवल एक स्थान को नहीं देखा जाता है, संपूर्ण राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति और राज्य की जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके जो निर्णय किया है, निर्णय समिति की रिपोर्ट और कैबिनेट की बैठक के आधार पर किया गया। ये बात सही है कि मैं तो चाहूँगा कि मेरा पाली संभाग बना रहे। ये होता ही है, हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र की सुविधाओं का विशेष ख्याल रहता है, तो मेरे मन में तो रहेगा। और मैं ये जहाँ उचित अवसर पर और निवेदन भी करूँगा, लेकिन निर्णय सरकार का। तो निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कोई दबाव बनाने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है पाली जिला, भावनाएं तो रख सकते हैं। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। अभी हमारे 119 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 14 सांसद भी हमारे हैं। कभी हम 25 के भी हुआ करते थे। ठीक है, राजस्थान को ध्यान में रख करके, जनता के हितों को ध्यान में रख करके निर्णय होगा। आगामी बजट को लेकर के क्या होगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, भजनलाल जी को, कि उन्होंने सबसे राय ली, व्यापारी वर्ग से राय ली, चार्टर्ड अकाउंटेंट से राय ली, सभी IAS IPS ऑफिसर से राय ली, जनप्रतिनिधियों से राय ली, यहाँ तक कि पूर्व विधायकों से भी राय ली, जो हमारे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी थे उनसे भी राय ली। और राय लेने के बाद में वो बजट में समावेश करेंगे। पिछला बजट भी बहुत शानदार था। लोग कहते थे ये तो चुनावी बजट है, जबकि एक साल का ही शुरुआत का बजट था। बजट बहुत अच्छा देंगे, जनहित को ध्यान में रख करके बजट होगा, ये
कैबिनेट का विवेकाधीन निर्णय होता है, उसमें हमको केवल सुझाव देना है और सुझाव हमने दिया। सर, महंगाई पे किस प्रकार से नियंत्रण होगा बजट में? मध्यम वर्ग जो है और गरीब हो रहा है और सिलेंडर की रेटें बढ़ रही है और अमीर हो रहा है। देखिए, केंद्र सरकार ने तो 8वां वित्त आयोग जो घोषित कर दिया, उससे आम कर्मचारी को बहुत लाभ हुआ है और 2.5 गुना उसको और ये वृद्धि हुई है, अधिक लाभ मिला है। तो इसी प्रकार से राज्य सरकार ने भी काम किया है, राज्य सरकार ने नौकरियां भी दी है, राज्य सरकार रोजगार के प्रति भी लगी हुई है, किसान को समृद्ध भी कर रही है। तो मैं सोचता हूँ कि अभी कोई महंगाई की ऐसी स्थिति नहीं है। देखिए, गैस के सिलेंडर के भाव कम किए, पेट्रोल के भाव कम किए, डीजल के भाव कम किए, बहुत काम किया। बिजली जो सूर्य घर योजना जो है, उसके माध्यम से बिजली की कीमतें भी कम होगी, बिजली का भार भी लोगों पे कम पड़ेगा। तो महंगाई अंकुश में है, नियंत्रित है, ऐसा नहीं है कि बेलगाम हो गई है, कंट्रोल्ड है। सर, रुपये का अवमूल्यन भी हो रहा है, इस पर केंद्र सरकार क्या करेगी? इससे महंगाई और बढ़ रही है। देखिए, रुपये का इस बार इतना अवमूल्यन नहीं होने दिया है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में केंद्र सरकार पूर्णतः सफल रही है। 2014 की विदेशी भंडार भी बढ़ा है। जो हिंदुस्तान में विदेशी मुद्रा का जो भंडार होना चाहिए, वो भंडारण भी बढ़ा है। हमने मेक इन इंडिया की तर्ज पर और राजस्थान में औद्योगिक विकास भी किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी राइजिंग राजस्थान के तहत और औद्योगिक विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब हिंदुस्तान में यहाँ का निर्मित कोई भी उत्पाद विदेश में बिकेगा तो हमारे रेवेन्यू लाभ होगा। इसी प्रकार से हम पहले कच्चा माल बाहर बेचते थे, अब कच्चा माल बाहर नहीं बेचेंगे, कच्चे माल का हम अपने यहाँ उपयोग करेंगे, यहाँ उद्योग लगाएंगे, तो निश्चित रूप से भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। हमारी आर्थिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हमारा पूरा नेतृत्व, कर्मचारी, अधिकारी सब लगे हुए हैं, पूरी तरह से नियंत्रित है। हमारे विदेशों में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कई देशों में और सम्मान प्राप्त किया है। 22 देशों का, उन देशों का सर्वाधिक सम्मान पदक जो होता है वो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को मिला है। हम पड़ोसी देशों की भी चिंता कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम और सहयोग कर रहे हैं। ये स्थिति कब आती है? जब घर में संपन्नता होती है, तब पड़ोसी को रुपया देने की हम व्यवस्था करते हैं। हमने UAE में सहयोग किया, हम और देशों को भी मदद कर रहे हैं, यानी हम समृद्ध हैं तभी तो कर रहे हैं। सर, लोकसभा या विधानसभा जब भी चलती है तो विपक्ष हमेशा हंगामा करता है, तो पूर्ण कार्यक्रम नहीं हो पाता है, नहीं कोई बजट आगे विधेयक पेश हो पाते हैं समय पर। देखिए, आपने हिडेनबर्ग के बारे में सुना होगा। हिडेनबर्ग को अभी समाप्त करने की घोषणा हुई है। ये हिडेनबर्ग एक ऐसी एजेंसी थी जो जब कभी भी हमारा सदन होता था तो वो सनसनीखेज खबरें निकाल करके फेंकता था, जैसे अनियंत्रित, अनुपयोगी, अनर्गल, यानी कोई आधारहीन ऐसी खबरें निकाल देता था, जिससे लोकसभा में विपक्ष को और एक अवसर मिल जाता था, उसको आधार बना के विपक्ष हंगामा करता था। अब अच्छा है, सुधार आएगा, क्योंकि अब वो हिडेनबर्ग ने खुद ने भी घोषणा कर दी है कि हम हट रहे हैं मैदान से। अच्छी बात है। यानी कई लोग तो सुर्खियों में आने के लिए हंगामा करते हैं। अभी ये संविधान को लेकर के जो चर्चाएं हुई, संविधान पर हमारे अमित शाह जी ने जो सदन में बयान दिया, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। मैं खुद सदन में मौजूद था उस समय, राज्यसभा में उनका भाषण था। उन्होंने कहा कि बार बार आप अम्बेडकर अब करने लगे हो। यदि सच्चे मन से अम्बेडकर जी को याद करते तो अभी तक दर्शन भी हो जाते। क्या गलत कह दिया उन्होंने? वो अम्बेडकर जी को उन्होंने, कांग्रेस ने कभी भी सम्मान नहीं दिया, हमने सम्मान दिया। कांग्रेस ने अम्बेडकर जी को लोकसभा में नहीं जाने दिया, उनके सामने उम्मीदवार खड़ा करके उनको हराया
उनके जन्म स्थल को सम्मानित नहीं किया, उनके कर्म स्थल को सम्मानित नहीं किया, उनके अध्ययन स्थल को सम्मानित नहीं किया। हमारी सरकार ने आते ही उनके जन्म स्थल को, कर्म स्थल को, जहाँ उन्होंने वहाँ पंच तीर्थ बनाए, ऐसे 5 स्थानों पर, और उनका भव्य स्मारक बनाया। यहाँ तक कि जहाँ उन्होंने विदेश में शिक्षा प्राप्त की थी, उस भवन को भी खरीदा हमारी सरकार ने, और खरीद करके उसको तीर्थ घोषित किया। तो अम्बेडकर जी का सम्मान तो हम कर रहे हैं, संविधान का सम्मान हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। माथे पर रखा, सदन के अंदर घुसते ही सबसे पहले संविधान को माथे पे रखा। कांग्रेस ने संविधान कितनी बार तोड़ा? 250 बार और इससे भी अधिक। और ऐसे ऐसे मामले में संविधान तोड़ा। शाहबानो का केस था जिसमें मुस्लिम महिला को और तलाक करके और उसको बेचारी को घर से निकाल दिया, तो उसने मेहर मांगी, तो और कोर्ट ने मेहर दी, तो उससे घबरा गए। मेहर देते ही हंगामा हो गया, उस वर्ग के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। तो उस समय राजीव गांधी जी ने तत्काल संविधान में संशोधन कर दिया और उसकी मेहर को छीन लिया। ये ऐसे संविधान ऐसे करते हैं। आपातकाल लगा तो केवल इंदिरा जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए और लोगों को जेलों में ठूस दिया, मौलिक अधिकार का हनन कर दिया, समाचार पत्र की मौलिकता को समाप्त कर दिया, आप मीडिया को इनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया। ये संविधान, ऐसे संविधान का खिलवाड़ कांग्रेस ने किया। हमने संविधान का सम्मान किया। हमने, आज कई सरकारें हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ में खड़ी है, लेकिन हमने उन सरकारों को तोड़ा नहीं, वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। कांग्रेस ने कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया? 1992 में राष्ट्रपति शासन लगाया। हमारी 5 सरकारों को और तुरंत भंग कर दिया, चुनी हुई सरकारों को भंग कर दिया। ये नहीं, संविधान का खिलवाड़ तो उन्होंने किया, कांग्रेस ने किया। हम सम्मान करते हैं।